यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट अमित कच्छावा से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जी श्याम। शाम रंग बुम्बरा आए हो किस बगिया से। ये है इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। श्रोताओं नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियोज में एक कलाकार हैं, और वो कलाकार ऐसे हैं कि कलाकारों को तैयार करते हैं, उन्हें खूबसूरत बनाते हैं, उन्हें पर्दे के लिए दर्शनीय बनाते हैं। जो उनकी भूमिका है, जो उनका किरदार है, उस किरदार में कलाकारों को ढाल देते हैं। ऐसे कलाकार आज स्टूडियोज में है। अमित जी, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और अपने श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि अमित जी जो हैं मेकअप आर्टिस्ट हैं। एक फोटोग्राफर के रूप में आपने जो है काम शुरू किया और फिर कई फिल्मों से आप जुड़े, और जो है मेकअप में आपने जो महारत हासिल की है, अनुभव भी और उसकी जो तकनीक है वो भी लोगों को आज सिखाते हैं, और कई फिल्मों से आप जुड़े हुए हैं। आपने बात की फेस के फाउंडेशन की, उसी बीच में मैंने आपको रोक दिया था। टोन की बात कर रहे थे, वार्म टोन और कूल टोन। इसके बाद डिपेंड करते हैं फाउंडेशन के ऊपर। तो फाउंडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी टोन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। हमारा एक स्किन टोन भी होता है सर। अच्छा। हमारा स्किन टोन भी दो तरह के पार्ट में डिवाइड होता है, एक वार्म टोन और एक कूल टोन। अच्छा। जैसे अगर मैं बात करूँ फॉरेनर की, तो फॉरेनर हमेशा कूल प्लेस में रहते हैं, वो बहुत गोरे होते हैं। हाँ। उनका गोरे होने का रीजन यही है कि उनका जो टोन है वो कूल टोन होता है, हम वार्म टोन वाले हैं। हाँ। इंडिया में आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग वार्म टोन के वाले ही पाए जाएंगे। मतलब आप कश्मीर वगैरह साइड में चले जाएंगे ठंडे प्लेस में, तो वहां पे शायद आपको कूल टोन वाले इंसान मिल जाएंगे, पर वहां पे भी वो मसाले वगैरह खाने की वजह से टोन तो वार्म ही हो जाता है सर। अच्छा। तो स्किन की अंदर भी दो टोन पाए जाते हैं, एक वार्म टोन होता है, एक कूल टोन होता है। तो वो टोन को भी पहचानना बहुत जरूरी होता है एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए। हमारे तो काफी हर चीज का एक्सपीरियंस रहा। कभी कभी हमें फॉरेनर का भी मेकअप करना होता है। हमारे सीन और हमारे फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है कि फॉरेनर आर्टिस्ट हैं, फॉरेनर कैरेक्टर है, फॉरेनर डांसर हैं, उनको रेडी करो। तो वहां पे हमें कूल तरह के फाउंडेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कूल टोन में आते हैं, जो ब्राइट टोन में होते हैं। मतलब सिंपल भाषा में समझाना हो तो कोई ब्राइट टोन, जैसे गोरे लोग हैं तो गोरा ब्राइट टोन का यूज करेंगे हम उसमें। और जो वार्म टोन है तो वो थोड़ा सा येलोइश होता है, और जो कूल टोन है वो थोड़ा सा पिंकिश होता है। तो वो फाउंडेशन पे भी मेन डिपेंड होता है सर कि फाउंडेशन हमको किस आर्टिस्ट के लिए, किस चेहरे के लिए, किस स्किन के लिए किस तरह का यूज करना पड़ता है। फिर फाउंडेशन के अंदर बहुत सारी चीजें देखनी होती है सर। स्किन टोन देखना होता है, स्किन का क्या स्ट्रक्चर है वो देखना पड़ता है। ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो वो भी जानना बहुत सारी चीजें हैं मेकअप आर्टिस्ट को सीखने के लिए। किसी भी आर्ट के अंदर अगर आप भागीदार होते हैं तो आपकी पूरी लाइफ आप उस कला को सीख नहीं पाते हैं सर। आप पूरी जिंदगी सीखते रहिए, आपकी जिंदगी छोटी हो जाती है लेकिन वो कला खत्म नहीं होती, चाहे किसी भी तरह की हो, पेंटिंग की हो, आर्ट की हो, जिस भी कला क्षेत्र में आप प्रभावित होते हैं। जैसे अब मैंने फोटोग्राफी की भी अगर बात करूं तो फोटोग्राफी ने भी बहुत सारा पिकअप किया है सर। नेगेटिव से डिजिटल आ गया, डिजिटल में भी आज इतनी सारी चीजें आ गई है कि एलईडी लाइटें आ गई है। तो हर चीज का क्षेत्र इतना बड़ा है सर कला का, कि कला में कोई अंत नहीं है। आज भी मुझे लगता है कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैं 100% मेकअप आर्टिस्ट हूँ या 100% मुझे ये कला आती है, क्योंकि 100% कला का कभी होता ही नहीं सर। जितना आप सीखेंगे उतना आप अंदर जाते जाएंगे। इतना विशाल समुंदर है कला का कि जितना आप उसमें डुबकी लगाएंगे उतनी गहराई तक जाते रहेंगे, आपको गहराई नहीं मिलेगी, उसकी गहराई कभी खत्म नहीं होगी, उसका तल नहीं मिलेगा आपको कभी भी। सर आज भी मैं उसी का तल ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी ना सर, तब इतना इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे सर। जी जी। सिखाने के लिए यही रास्ता था हमारे पास कि किसी को हम गुरु बना लेवे और उनके शागिर्द बन के उनके पास से हम कला सीख लेवे। 1992 की बात है सर। 1992 में हमारा पहला सैटेलाइट चैनल लॉन्च हुआ था, टीवी लॉन्च हो गया, मतलब काम की बारी आ गई थी सर। जब टेक्नीशियन कम थे और टीवी की ऐसी कोई अलग टीम नहीं हुआ करती थी सर, क्योंकि जो फिल्म कर रहे थे वही टीवी कर रहे थे। तो मुझे याद है मैंने शरीफ भाई के साथ में एक शो किया था, परिवर्तन सर। उस जमाने का 94 के आसपास की बात है। अच्छा। बहुत हिट शो रहा था। गोविंद नामदेव जी उसमें लीड कैरेक्टर कर रहे थे, बीना जी थी, तो उनकी स्टोरी थी। तो उसमें डोली बिंद्रा जी भी थी सर। मतलब उस टाइम भी टेलीविजन भी बहुत डिफिकल्ट था सर। टेलीविजन भी सर कैसेट पे शूट होता था, कार्ड में नहीं होता था, तब तक कार्ड नहीं आया था।
कैमरे वगैरह आए थे, लेकिन कैमरे वो थे जो रिकॉर्डिंग कैसेट में होती थी। जैसे शादियों में कैसेट हुआ करती थी VHS वाली, वैसे ही कैसेट आती थी, उस कैसेट में शूट हुआ करता था। उस टाइम तक टीवी भी बहुत डिफिकल्ट था सर। टीवी के भी रिकॉर्डिंग्स अलग मतलब हुआ करते थे, फिल्म वाले रिकॉर्डिंग्स हुआ करते थे, और फिल्म की तरह ही शूटिंग हुआ करती थी सर। तो मैंने काफी टाइम वो परिवर्तन शो किया, और बहुत टाइम तक उसके डायरेक्टर थे हमारे भरत रंगाचार्य जी, जिन्होंने टक्कर फिल्म डायरेक्ट की थी, और वही उनकी आखिरी फिल्म थी। अच्छा, आज हमारे बीच में नहीं रहे भरत जी, लेकिन इतनी रिस्पेक्ट डायरेक्टर टेक्नीशियन हर एक बंदे की हुआ करती थी कि एक दूसरे को नाम से जाना करते थे। हालांकि हमारी इंडस्ट्री का दादा शब्द जो है वो बहुत फेमस है। हमारी इंडस्ट्री में हर एक को दादा बोल के ही बुलाया जाता है। मेकअप दादा, जो बड़े हैं, स्पोर्ट दादा, नहीं छोटों को भी, जो काम कर रहे हैं, छोटों को भी बड़ों को भी। इंडस्ट्री में स्पोर्ट दादा मतलब एक स्पोर्ट बॉय जो आपको चाय और पानी पिला रहा है, उसको भी दादा ही बुलाते हैं सर। अच्छा, एक लाइटमैन जो लाइटिंग कर रहा है, या एक सेटिंग बॉय जो वहाँ पे साफ सफाई भी कर रहा है, तो उसको भी हम दादा करके ही बुलाते हैं। इतनी रिस्पेक्ट इंडस्ट्री में आज भी क्या है बात। सर। सेटिंग दादा, स्पोर्ट दादा, अच्छा। लाइट दादा, तो दादा शब्द जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत रिस्पेक्टफुल था। वाह। तो वो रिस्पेक्ट उस टाइम में भी थी। काफी शो मैंने किए, उसके बाद तो मेरी जैसे शो की बारी आ गई थी। फिर मैंने अली भाई थे हमारे मेकअप आर्टिस्ट, उनके साथ में मैंने फिल्मी चक्कर वगैरह शो किया, उस जमाने के हिट शो थे। जी। फिर मुझे नए गुरु से मुलाकात हुई जिनका नाम था हेनरी मार्टिन। अच्छा जी, तो वो भी उस टाइम में बहुत बड़े मेकअप आर्टिस्ट थे, हेनरी मार्टिन जी। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। पहले मुझे बहादुर दादा के साथ में, मुझे याद है 98 फिल्म आई थी, एक मदर 98, रेखा जी जिसमें, हाँ, रणधीर कपूर, जितेंद्र जी वगैरह थे। तो वो उनके साथ में वहाँ मौका मिला मुझे काम करने में। तो मैं कभी काम के लिए रहता नहीं था, और इंडस्ट्री में कैसे है कि मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों की फोटोएं रात को डार्क रूम में बैठ के बनाई थी। बचपन से पिताजी को पैर छूते हुए उन्हें देखे हैं, उनके साथ में उनके घर में रहा हूँ। लेकिन एक प्रेशर जरूर था कि भाई पिताजी की रिस्पेक्ट, उसको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा काम ना करें कि उनकी रिस्पेक्ट, या बड़े भाई हैं साथ में, क्योंकि बड़े भाई ने भी बहुत मेहनत की। हमारे को जिक्र किया रवि कच्छाओं जी के, जो आज भी कर रहे हैं। मतलब सर हमारे घर में मतलब वो एकदम रामायण वाला पूरा आपको माहौल मिलेगा। मतलब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4 बेटे हैं, दशरथ जी पिताजी हैं। तो उन्होंने हमेशा हमें संभाला, और आज भी वही संभालते हैं सर हमको। आज वो हमारे राम हैं हमारे घर के। तो उन सब का प्रेशर भी हुआ करता था कि भाई कोई भी ऐसा काम नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री एक सभ्य लोगों के लिए बदनाम चीज मानी जाती थी। फिल्म इंडस्ट्री, अरे यार नहीं यार, जो टेक्नीशियन जो सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है इस देश का, कैसे खराब हो सकता है। तो वो प्रेशर लेते हुए हम काम किए जा रहे थे कि भाई नाम नहीं खराब करना, काम भले कम करेंगे। बच्चा था सर मैं, छोटा सा दिखता था। हेनरी दादा से पूछा, हेनरी दादा हाँ जितेंद्र को संभाल लेगा क्या? मतलब जितेंद्र को हैंडल करना तो क्या अमित कर लेगा? हाँ दादा कर लूंगा। मुझे कुछ लगता ही नहीं था। जिनके घर में मैं गया हूँ, जिनके साथ में बचपन में पिताजी के साथ रहा हूँ, तो उसको मैं क्यों अंडर प्रेशर नहीं होता था मैं कभी किसी चीज के लिए। बोले देख लूंगा। तो हेनरी दादा के साथ में मैंने मदर 98 की, जितेंद्र जी को भी हैंडल किया। फिर उन्होंने बोला यार ये बच्चे में डेयरिंग बहुत है। फिर हेनरी दादा ने मुझे दीपक दादा से मिलाया। अब तो खैर वो रिटायर हो गए। हैंडल कैसे करना होता है उन लोगों को? हैंडल मतलब ऐसा होता है कि जैसे मेकअप कर दिया, एक तो मेकअप करने के बाद पूरा दिन सेट के ऊपर उन्हें हैंडल करना होता है। सेट पे रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उन्हें पसीना आ जाता है तो उन्हें मलमल लेके पसीना रिमूव करें, उनके बाल बिखर जाते हैं तो उन्हें बाल बनाने होते हैं। अच्छा, तो इस तरह से उनको पूरा दिन उनको, और दीपक दादा वगैरह थोड़े से सीनियर थे तो उनसे इतना खड़े रहने वाला काम होता नहीं था। तो हमने कहा नो प्रॉब्लम। तो वो भी एक टास्क ही हुआ करता था, क्योंकि लोग डर जाते थे, मैं कैसे उसके मुंह पे जाके ऐसे हाथ लगाऊं, मैं कैसे उसके बालों में हाथ घुमाऊं। लेकिन मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ, तो मैं वो भी कर लेता था। तो उनके साथ मैंने हथियार की, पिता की, कुरुक्षेत्र की, तो बहुत सारी फिल्में थी जिनको हमने उनके साथ में किया। हम किसी से कम नहीं, महबूबा, ये सारी फिल्मों के साथ उनके साथ जुड़ा रहा मैं। तो हेनरी दादा के साथ में ये सारी चीजें करते रहे, एज ए असिस्टेंट फिल्में भी कर रहे थे। तो करते करते सब ठीक ठाक चल रहा था, फिल्मों की लाइन अच्छी चल रही थी। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा मुझे फील हुआ ना कि हेनरी दादा थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरी डिमांड बढ़ रही थी। अच्छा, डिमांड बढ़ रही थी इन द सेंस के दीपक दादा भी बोल देते थे अमित को बुला ले, अमित कर लेगा। उस दौरान एक राहुल देव की फिल्म हुई थी अधर्म। अच्छा, तो वो दीपक दादा के फ्रेंड थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो कुलदीपक जी, उन्होंने कहा कि भाई दीपक दादा किसको करेंगे? तो बोले ये अमित ना कर लेगा।
तो उन्होंने वो फिल्म भी मुझे दे दी थी। थोड़ा सा मुझे ऐसा फील होने लगा कि शायद मेरे वजह से हेनरी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या कुछ उन्हें मुझे मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिल रही है, या कुछ ऐसा चक्कर है। तो मुझे याद है लास्ट मैंने मिशन कश्मीर की थी सर। दीपक दादा ने बोला कि वो मिशन कश्मीर कर ले। रोशन, हाँ जी। तो उनको करते करते दादा आपको मुझे लगता है कि ऐसा मुझे लगता है कि फील होता है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं कभी भी ऐसे नहीं चाहूंगा कि मेरे गुरु का अपमान हो या मेरा गुरु मेरी वजह से इन फील करे। तो मैं थोड़ा सा उस फील्ड से, उस ग्रुप से थोड़ा सा मैं बाहर निकल गया। अच्छा। ऐसा नहीं था कि काम की कोई कमी थी, क्योंकि इतना सिंसियरली काम करता था कि काम का मुझे कभी फील ही नहीं हुआ। मुझे रिलेशन इंपॉर्टेंट लगते थे, तो रिलेशन की जरूरत मैं ज्यादा समझता था कि काम तो ठीक है होते रहेंगे। तो उन्हीं हेनरी दादा ने फिर मुझे सीरियल के लिए कहा, एक काम कर, मैं तू सीरियल है सीरियल कर लेगा? मैं बोला सर कुछ भी कर लूंगा दादा, मैंने आज तक आपको कभी कहा ही नहीं कि मैं मना करूंगा। तब मुझे याद है कि बिग सिटी फिल्म्स करके एक प्रोडक्शन हाउस था, तो उसके सीरियल उन्होंने मुझे दिए, तू ये सीरियल कर ले। मैंने हाँ कर लूंगा। तो मैं वो सीरियल करने लगा। हालांकि उससे पहले मैं कुछ इंडिपेंडेंट फिल्म भी कर चुका था। मुझे याद है 96 की बात होगी, पहली मेरी इंडिपेंडेंट फिल्म की थी बारूद, पंजाबी फिल्म थी। अच्छा। जब मैं फिल्मी चक्कर कर रहा था तो अली भाई के पास ये फिल्म आई थी, बोले अमित एक काम कर, हाँ बेटा तू कर ले ये फिल्म, मैं नहीं कर रहा। तो उसमें सब जो फिल्म जो आपने इंडिपेंडेंट की, तो उसमें सबके मेकअप जो है उसकी जिम्मेदारी आप पर थी? सब। चलिए हम और बात करेंगे कि आपने कैसे कदम और आगे बढ़ाए और आपका अनुभव कैसे बढ़ा। आप समझ गए होंगे मैंने यहाँ पर आपको क्यों रोका। 100% जी जरूर। हम मिसल कश्मीर का बूमरो सुन सकते हैं, बहुत हिट गाना था उस टाइम का और बहुत ही फेमस गाना था ये, बहुत, और अभी भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल कश्मीर सामने आ जाता है सुन। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं। बाकी सारे झूठे, हाथों से अब मेहंदी का ये रंग कभी ना छूटे। शाम रंग बुम्बरो, आए हो किस बगिया से, ओ तुम। बुम्बरो, शाम रंग बुम्बरो, शाम रंग बुम्बरो, आए हो किस बगिया से, ओ तुम।
अमित जी, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियोज में। हमारी आपकी बातचीत चल रही है। इंडिपेंडेंट फिल्म जो आपने पहली की थी, आप जो बता रहे हैं, वो थी बारूद, जो पंजाबी फिल्म थी। उसके बाद फिर आप जो है अपने गुरु के कहने पर आपने एक सीरियल किया टीवी के लिए, और वो पूरा सीरियल जो है वो आपके अंडर में ही था, मतलब मेकअप का पूरा काम जो है वो आपने संभाला, वो जिम्मा। यहाँ से हम आगे बढ़े। अब जी जी जी। तो मेरा जो फिल्म का कैरियर शुरू हुआ था सर इंडिपेंडेंट, वो थी एक बारूद फिल्म थी जो मैंने 96 के अंदर की थी। टोनी सिंह करके उनके एक प्रोड्यूसर हुआ करते थे। अवतार गिल जी उनके कैमरामैन और डीओपी थे, जो साइन कोलीवाड़ा वगैरह में रहते थे। तो अली भाई ने मुझे कहा कि काम कर अमित, जा तू अवतार जी से मिल ले और ये फिल्म तू कर ले और तू संभाल ले, तेरे हिसाब से देख ले क्या करना है क्या नहीं। तो वो मेरी थी पहली इंडिपेंडेंट फिल्म। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बड़ा एक्साइटमेंट था सर में। बोला हाँ डन है, मैं कर लूंगा। कर तो लेगा, देख मेरा नाम नहीं खराब करना, क्योंकि पहले सर नाम की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। तो सीनियर लोग ये करते थे, तो मैं बोला यार हमारे ऊपर तो नाम का पहले से प्रेशर बहुत है, पिताजी का नाम संभालना है, बड़े भैया है इस इंडस्ट्री में उनका नाम संभालना है, तो आप बेफिक्र रहिए। बोला नाम तो नहीं खराब करेंगे। तो मैं वो फिल्म करने गया था, आभर में उसकी पूरी शूटिंग थी। उस फिल्म के कलाकार में मैं अपनी टीम मैंने रेडी की, 2 जन को और साथ में लिया। तो उस टाइम में मेरा एक राजू, तो उसे प्यार से कहते थे, असली नाम तो उनका जाकिर था। तो जाकिर को मैंने पूछा, जाकिर ऐसे ऐसे मुझे इंडिपेंडेंट फिल्म मिल रही है तो करे? बोले हाँ हाँ करते हैं साथ में मिलके। तो मैंने अपनी एक टीम बना ली। तो जाकिर, मैं और एक और बंदा लेके हम लोग आभौर चले गए शूटिंग करने के लिए। तो वहाँ मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी जोगराज सिंह से। अच्छा। तो जोगराज सिंह का अगर आपका परिचय दूं तो वो युवराज जी के पिताजी हैं। अच्छा। तो वो वहाँ के सुपरस्टार थे, ये रुतबा था सर उनका टाइम का, युवराज सिंह। और मैं छोटा सा बच्चा, मतलब क्या। लेकिन सर काम के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटता था, सर मैं कर लूंगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म का। शूटिंग करके आए सब, बहुत खुश रहा, बहुत अच्छे रिलेशन बने, वहां से व्यवहार किया। के बीच में इंडिपेंडेंट फिल्में मिलनी शुरू हो गई थी छोटी छोटी। चक दे बच्चे करके एक शो होता था जिसके मनोज तिवारी जी एंकर थे। तो वहां पे एज अ चीफ गेस्ट MS धोनी और युवराज सिंह को बुलाया गया था। अच्छा। फिनाले होता है शो का, फिनाले के लिए उन्हें बुलाया गया था। तो वहीं का वन ऑफ द लाइन प्रोड्यूसर था जिसका मुझे कॉल आया। बोले अमित तो यार ऐसा ऐसा है भाई मेरे कि हम MS धोनी और युवराज जी को बुला रहे हैं, तो यार हमको एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए जो उनको मेकअप कर सके। अच्छा। मे बी आप टाइम निकाल के आ पाओगे, आप कर पाओगे? कर लूंगा, मुझे क्या दिक्कत। बचपन से ना बोलना तो सीखा ही नहीं, बचपन से ही इन कलाकारों के बीच में रहा, बड़े बड़े कलाकारों के बीच में रहा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। पर मैंने कहा कि लेकिन तुम्हारे तो मेकअप आर्टिस्ट होंगे ना जो ऑलरेडी शो कर रहे होंगे। बोले यार मैं उन पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, उनके लिए मुझे अलग से चाहिए। तो तू सिर्फ आके सिर्फ उनको ही रेडी करना, सिर्फ उन्हीं का मेकअप करना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो चक दे बच्चे में फिर मुझे मौका मिला महेंद्र सिंह धोनी जी का मेकअप करने के लिए। मैं गया सेट के ऊपर, महेंद्र सिंह धोनी जी आए हुए थे। तो बोले सर रेडी कर देते हैं। मैं गया उनकी वैनिटी में, उनका कहा सर रेडी हो जाते हैं। तो बोले हाँ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा महेंद्र सिंह धोनी को मेकअप करने के लिए। एक फील होता है ना सर कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी का मेकअप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ मेकअप करने का। फिर टर्न आया युवराज जी का, मैंने कहा उन्हें भी रेडी कर देता हूँ। तो उनके पास भी गया, क्योंकि छोटा बच्चा था सर। मैंने कहा ना मैं अपनी मूछें रखा करता था कि शायद इससे बड़ा लगूं, शायद मेरा लुक थोड़ा सा बड़ा लगे, मैं बच्चा ना लगूं। आज भी मूछ है आप? जी वो पहले से आदत ही पड़ गई सर तब से रखने की। फिर तब से मैंने क्लीन शेव रखना ही नहीं है, वो आदत ही हो गई मुस्टैच रखने की कि भाई थोड़ा सा दाढ़ी रखो, थोड़ी सी मूछ रखो, तो थोड़ा सा अरे तू बच्चा है तू क्या करेगा। वही हो गया युवराज जी के साथ में। उन्हें भी लगा कि तुम करोगे रेडी, सर बच्चा ही समझ रहे मुझे। तो फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि सर मैं ऐसे ऐसे 96 की बात बताता हूँ आपको। मैं आपके आबोर शहर आया था और वहाँ मैं आपके पिताजी के साथ काम की थी बारूद फिल्म की। अरे बोले अच्छा अच्छा, बोले यार आप तो जब हमारे पिताजी के साथ कर चुके तो हमें तो कर ही लोगे। तो फिर ऐसे करके युवराज जी को भी रेडी किया, वो भी रेडी हो गए। तो अच्छा ये सारे एक्सपीरियंस आगे से आगे जुड़ते गए एक दूसरे से, और एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते लोगों को पसंद आता गया, काम होते गया, काम बढ़ते गया। फिर हेनरी दादा के जितने सीरियल थे बिग सिटी फिल्म्स के, मैंने वो शुरुआत की। तब फारूक शेख जी का एक सीरियल था खिलाड़ी, जिसमें फारूक शेख जी, आलोकनाथ जी थे जो
दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुआ करता था उस जमाने में, कॉमेडी शो था। फिर वहां से वो हैंडल करते करते फिर 4-5 शो चालू हो गए। कहा कि भाई अमित इंडिपेंडेंट कर लेगा, तो मैंने मेरे बॉस को फोन किया, हेनरी दादा को, हेनरी दादा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि तू कर ले तो कर ले। बोला नहीं नहीं दादा, कंपनी आपकी है, आप करो। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता था कि किसी का काम छीन लेना बहुत गलत काम है। आज मुझे उन्होंने अगर रखा है उनका, मैं एज ए असिस्टेंट हूँ, तो मैं कभी उनका काम नहीं छीनूंगा, वो कंपनी उनकी है। तो मैंने कहा नहीं नहीं दादा, काम आप ही रखो, कर मैं दूंगा पर कंपनी आप ही की रहेगी, आप ही मुझे गाइड करोगे कि क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो हेनरी दादा मुझे गाइड करते थे, मैं शूट पे जाता था। मैं उसी टाइम मैंने आपको विजय धामने की बात की थी, टाइम में इंडस्ट्री में कुछ लोग थे जो लोगों को यूनियन और एसोसिएशन के नाम पे उल्लू बना देते थे। उस टाइम में उसने एसोसिएशन का कार्ड वगैरह बना लिया था और बेचारा ऐसे ही था कि दादा मैं ऐसे ऐसे हूँ, मैंने अपना यूनियन का कार्ड बना लिया है लेकिन मेरे पास तो काम नहीं। तो मैंने कहा यार आपने क्यों बनाया, जब आपके पास काम ही नहीं है, आपको काम आता नहीं है, तो उससे पहले आपने ये सब खर्चे क्यों किए। बोले सर पता नहीं किसी ने मुझे बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया। मैंने कहा ठीक है चलो आप आ जाओ। तो पहले कोई इंस्टीट्यूट था नहीं ना सर, बहुत कम इंस्टीट्यूट थे, और कोई थे तो लंदन जाते थे मेकअप सीखने के लिए, वहाँ पे हर किसी की कैपेसिटी होती नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास में आके सीखे, करीबन उस जमाने में 300-400 बच्चों को तो मैंने ट्रेन कर ही दिया था। तो वहीं से शुरुआत होते गई, अच्छे होते गए, काम बनते गए, इंडिपेंडेंट मिलने लगे, इंडिपेंडेंट हम संभालने लगे। ये दूरदर्शन की बात कर रहे हैं, टीवी की आप? मैंने कहा ना उस वक्त टीवी की कोई टीम नहीं हुआ करती, क्योंकि टीवी उस टाइम में नया नया आया हुआ था, तो टीवी की टीम नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद में वो टीवी का मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं एक टीवी का किंग बन गया था सर। अगर मैं बताऊं 12/24 करोल बाग सबसे हिट शो है जो मैंने किया है। उसके बाद छोटी बहू टीवी का ही है, वो भी सबसे हिट शो है, वो मैंने किया है। उसके बाद आपकी अंतरा, और वो भी हिट शो है, वो भी मैंने किया है। हाँ, डोली अरमानो की टीवी का हिट शो रहा, वो भी मैंने किया। तो ऐसे हिट शो की लाइन लगी रही, इंडिपेंडेंट होते गया, फिर नए प्रोडक्शन हाउस बनते गए, नए काम बनते गए, नए काम करते गया। 2000 वाला जो टाइम था सर, वो इतना टाइम था कि मेरे एक टाइम में कम से कम 7-8 शो चल रहे थे। जुगनी चली जलेंदर, छोटी बहू, भाग्य विधाता, आपकी अंतरा। तो ये दौरान एकदम पीक वाला टाइम था सर। अच्छा ये बताइए कि जो फिल्में हैं और जो टेलीविज़न है, इसमें मेकअप जो होता है, जैसे आपने बताया अभी कि अब जो है टेक्निक जो है फोटोग्राफी की, और खास करके लाइट्स की, और जो टोन की बात आपने स्किन की है, तो उसमें जो है अब इतना फर्क नहीं रह गया, क्योंकि ये जो है लाइट एक ही तरह की इंडोर और आउटडोर यूज होने लगी है। तो कुछ फर्क जब आप मेकअप करते हैं तब? राम जी बहुत फर्क है, क्योंकि आज भी ऐसा है ना कि डिजिटल हो गए हैं हम, चीजें बदल गई है, लेकिन चीजों के साथ साथ में वो टेक्निक भी बदली। फर्क आज भी बहुत है, जो उस जमाने में बहुत बड़ा फर्क हुआ करता था वो फर्क आज भी है, लेकिन अलग अलग टेक्निक। जैसे अब ये सीरियल की अगर हम बात करें, सीरियल को फुल हैवी मेकअप चाहिए। मतलब अगर आप देखोगे तो बहू सुबह सुबह उठ भी रही है तो फुल मेकअप की हुई है। सास अगर सुबह सुबह उठ के बेडरूम से निकल के आ रही है कि बहू मेरी चाय नहीं बनाई अभी तक, तो भी उसको फुल मेकअप किया हुआ है। किचन में सर वो सो भी रही है, गुड नाइट भी बोल रही है, तो फुल मेकअप करके सो रही है। ये सीरियल में आज भी है सर। सीरियल को आज भी फुल ड्रामा वाला मेकअप चाहिए, फुल हैवी मेकअप चाहिए। फिल्म में अगर आप जाएंगे तो वो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग करते हैं सर। सीरियल का गरीब अगर हीरो भिखारी का रोल कर रहा है तो वो भिखारी लगना ही नहीं चाहता। अरे यार मैं फटे हुए कपड़े थोड़ी पहनूंगा, अरे तू भिखारी हो, कैरेक्टराइज नहीं करते हैं सर वो। तो ये है कि नहीं यार मैं हीरो हूँ। पहले अगर आप हीरो की बात करें, देवानंद साहब बोले या अक्षय कुमार साहब बोले, जितने भी पुराने आर्टिस्ट हैं, वो कैरेक्टर के हिसाब से कॉस्ट्यूम होती थी, मेकअप होता था, ड्रेसिंग होता था, और फिल्मों में आज भी उसी तरह से होता है। लेकिन सीरियल वाले थोड़े से लाउड मेकअप और उस तरह का मेकअप चाहिए होता है। और जो कैमरा फिल्मों में यूज होता है वो बहुत ही 4K टाइप 4K कैमरा है, और बहुत अच्छा रेजोल्यूशन जिसका अच्छा बहुत, तो वो उसके लिए वो बहुत ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं होती। जो लाइटें यूज होती है तो उन चीजों को इतनी जरूरत नहीं थी। आज रेंट और प्राइस बढ़ गए हैं। आज उस कैमरे का अगर मैं रेंट बोलूंगा तो 35-40 हजार रुपया रेंट हो जाता है। वही कैमरा अगर सीरियल में आता है तो 7-8 हजार रुपया रेंट होता है पर डे। अच्छा, तो ये डिफरेंस है उसमें। फिल्मों का अगर 35,000-40 हजार रुपया कैमरे का रेंट है और इसका 7-8 हजार रुपया है, तो इन दोनों कैमरे की क्वालिटी में 100% फर्क है सर। तो वो डिफरेंस आज भी है बहुत ज्यादा वाला। और
प्लस क्या डिपार्टमेंट बहुत हो गए हैं सर। कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो कॉस्ट्यूम देखती है वो कन्विंस करती है आर्टिस्टों को, सर ये कैरेक्टर है, आपको ये कॉस्ट्यूम अच्छा लगेगा, आप रिच घर की बहू बनी है तो आपको इस तरह की रिच साड़ी अच्छी लगेगी। आज वो डिपार्टमेंट है। फिर ईपी हो गए, एसपी हो गए, सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर हो गए, लाइन प्रोड्यूसर है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर है जो क्रिएटिव चीजों पे ध्यान देते हैं। ये सारे जैसे जैसे कॉर्पोरेट आए वैसे कॉर्पोरेटों ने अपनी अपनी डिमांड बढ़ा दी है सर। जैसे चैनल आए तो विशेषज्ञता जो है वो बढ़ गई है अब फिल्म बढ़ इसलिए गई क्योंकि पहले जैसे टीवी थी, अब टीवी चैनल एक प्रोड्यूसर को आउटसोर्स कर देता था कि पर एपिसोड में इतना दूंगा, आप बना के लाओ। फिर टीवी के कॉर्पोरेटर को, जो कॉर्पोरेट थे, उनको ऐसा लगा कि यार वो बना के तो दे रहा है लेकिन पैसे तो अपने ही लग रहे हैं, तो क्यों ना इनके ऊपर हमको किसी को बिठाया जाए जो इनके ऊपर निगरानी करे। तो निगरानी करने के लिए उन्होंने चैनल से बिठाया, ये चैनल का क्रिएटिव है, ये सब चीजें अप्रूवल करेगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि पैसा तो चैनल दे रहा है। तो ये एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया जो है वो बदली है। तो 30 डेज के बाद तो प्रोड्यूसर ने भी क्या किया, वो भी टेक्नीशियन जो बड़े बड़े हैं उनको बोलता है 30 डेज के बाद, 90 डेज के बाद पेमेंट दूंगा। तो ये जो उधार खाता है वो चलने लगा। जैसे पहले उसी दिन दे दिया जाता था, सेम डे सर, कैश पेमेंट होता था। हम भी कैश पेमेंट करते हैं, पता है आपको कैसे? बताइए। गानों के थ्रू। इतनी सारी बातों के बीच में हमको कैश पेमेंट देना ही होगा अपने श्रोता साथियों को। और आपकी पसंद जो है बहुत अच्छी है, बहुत सारी फिल्में आपने की है, सीरियल्स आपने किए हैं। कोई बेहतरीन गाना जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले सुनवाया, एक और सुनवा दीजिए। अमिताभ बच्चन जी का जो कभी कभी का सॉन्ग है, आहा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में,
सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अमित, आपका स्वागत है एक बार फिर विविध भारती के इस कार्यक्रम में, जहां पर आप अपनी बातें कह रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी तकनीक भी बता रहे हैं, तकनीकी जानकारियां भी दे रहे हैं जो मेकअप के लिए, फोटोग्राफी के लिए ज़रूरी होती है। और मैं ये जानना चाह रहा था कि जब आप सीरियल करने लग गए, इस दरमियान फिल्में, आपको कोई बड़ी फिल्म, कोई आपकी पसंद की फिल्म ऐसी कोई मिली हो? जी बहुत थी, क्योंकि काफी मतलब मेरा, आप ये सोच लीजिए कि जब मैं आपकी अंतरा की मीटिंग के लिए बुलाया गया था, मुझे अगर किसी मीटिंग के लिए जाते हैं प्रोड्यूसर के पास, तो हमारे मोहनीश जी प्रोड्यूसर थे उस टाइम हमारे वहाँ के प्रोडक्शन हेड हुआ करते थे संजय झा जी। तो संजय झा जी के थ्रू से हम वहाँ मुलाकात करने गए। वहाँ जाके आपको अपना इंटरव्यू देना होता है सर, कि भाई आप मीटिंग के लिए आए हो। लेकिन वहाँ पे ऐसा था ना कि सर मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ा। मोहनीश जी ने खुद नहीं कहा, अमित जी आप तो छोटी बहू कर रहे हो, आपके जुगनी चली जाए अंदर भी चल रहा है, आपका ये भी शो चल रहा है, पर मुझे नहीं मालूम कि आपको कैसे मैनेज करना है, आप मेरा ये शो मैनेज करोगे, मैं शुरू कर रहा हूँ। क्या बात है, आपकी ख्याति बोल रही थी उस समय। मैंने कहा ठीक है सर, डन है, और मैं ये पेमेंट दूंगा आपको। मैंने कहा ठीक है सर, डन है। तो 2 ही शब्दों में मेरी मीटिंग खत्म हो जाती थी, ऐसे मुकाम पे मैं पहुंच चुका था। तो उसी टाइम में मेरी मुलाकात हुई थी कोयलपुरी जी से। मुझे याद है स्लम डॉग मिलियन एक फिल्म आई थी। हाँ। मुझे एक फोन आता है, सम ऐसे ही एक लाइन प्रोड्यूसर थे, उनका फोन आया, बोले अमित जी ऐसा ऐसा है कि मुझे एक अर्जेंट काम था, मुझे JWD मेरिट में एक मेकअप आर्टिस्ट चाहिए और आपको आना पड़ेगा। सर रिलेशन थे, लोग अपना हक समझते थे, पूछते नहीं थे कि आप आओगे क्या, आना पड़ेगा, आना है आपको, क्योंकि वो एक संबंध होते हैं ना जी, काम करते करते जो बनते हैं। तो मैंने कहा कि यार ठीक है आ जाता हूँ तेरा। सर आज भी मेरा ऐसा है ना कि किसी का मैं काम अटकता है ना, तब मैं कोई बात ही नहीं करता हूँ, कहाँ है वो बता, क्या मैं चल पहुँच रहा हूँ। JW मेरिट पहुंचा तो पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी कोयलपुरी जी से। तो कोयलपुरी जी वहाँ पे वो स्लम डॉग मिलियन के जो मेन हीरो थे, उनका इंटरव्यू लेना था उन्हें, देव पटेल जी। तो उनके इंटरव्यू के दौरान मैंने कोयल जी को रेडी किया और किया, फिर वहाँ पे इंटरव्यू शुरू हुआ और ये हुआ। तो वहाँ से फिर कोयलपुरी जी ने कहा कि भाई अमित बस आप हमारे साथ ही रहोगे। अच्छा। मैंने कहा हाँ ठीक है, पहले आज का तो काम हो जाए, उसके बाद में हम देखते हैं आगे क्या है क्या, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था, पहला दिन था हमारा। फिर पता चला कि वो एक शो चला रही थी जिसका नाम था ऑन द काउच विद कोयल। आमतौर पे ऐसे ही हो जाता था, बस फोन करते थे अमित, हाँ सलमान खान का इंटरव्यू लेना है, शाहरुख का लेना है। बड़े बड़े इंटरव्यू उस दौरान हम उनके साथ में मिलके किए, सारे एक्टर्स के घर पे और के ऊपर। तो मैं इतना पसंदीदा मेकअप आर्टिस्ट बन गया था उनका कि उन्होंने एक मैगजीन के इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था सवाल कि भाई मेकअप के बारे में आपका उनका सवाल था, तो उन्होंने कहा, बकायदा वो मैगजीन में राइट करवाया था कि माय फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट एट द मोमेंट इज अमित। क्या बात। तो वो भी एक अचीवमेंट ही था सर हमारे लिए, तो क्योंकि हमारे पास में कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं हुआ करता था, तो यही अचीवमेंट हमारे लिए सर्टिफिकेट बना करते थे। अमित जी, आपके बारे में जब हम जानकारियां हासिल कर रहे थे तो उसमें नीरज सूद जी का भी नाम है, उनके बारे में कुछ बताइए ना। जी सर, नीरज जी के बारे में मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि 6-7 साल पहले मैं उनसे जुड़ा था सर। इतने बेहतरीन एक्टर तो वो हैं ही, आर्टिस्ट तो वो हैं ही, परफॉर्मेंस आप लोगों ने भी देखी है और ऑडियंस भी उन्हें पसंद कर रही है। लेकिन उनकी एक खास बात यह है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं सर। जब से मैं उनके साथ जुड़ा ना, मतलब उनके पास सिर्फ पॉजिटिव है सर, कभी वो नेगेटिव बातें करते ही नहीं सर, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी सर। आजकल मैंने उनके साथ बहुत सारी फिल्में की है, सूरज पे मंगल भारी की है, रक्षाबंधन की हमने अक्षय कुमार वाली, लेटेस्ट फिल्म है। जी। उसके बाद जरा हटके जरा बचके, विकी कौशल और
तो वो भी फिल्म मैंने की। बहुत सारा काम मैंने उनके साथ किया एज ए पर्सनल आर्टिस्ट। जैसे मैंने आपको पहले के बताए हैं, कोविलपुरी जी हैं, तारा शर्मा जी हैं, तो उनके साथ जैसे हमने काम किया था उसी तरह से हमने इनके साथ में आजकल मैं काम कर रहा हूँ और कंटिन्यू हूँ अभी इनके साथ। लेकिन इनके साथ उनसे मिलने के बाद उनके साथ जब मैं काम के लिए जाता हूँ तो मुझे इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है, कुछ भी कहेंगे आपको, इतना मोटिवेट होता है उनके साथ काम करने से कि आपको इतने मोटिवेशन मिलता है कि आपके पास ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई है सर। आज मैं इनके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, अभी भी जुड़ा हूँ, अभी भी इनके साथ काम करता हूँ। जब मुझे क्लासेस लगानी होती है मैं क्लासेस लगाता हूँ, क्लासेस से फ्री होता हूँ। जब भी नीरज जी की शूटिंग होती है मैं नीरज जी के साथ शूटिंग पे जाता हूँ, उनके साथ शूटिंग करता हूँ। सर 2006 की बात है, उस वक्त मैं सिने स्टार की खोज कर रहा था। टीवी का ही शो था, अगेन मैंने बताया आप, टीवी के साथ तो मैंने काफी काम किए। इसमें मैं पूजा भट्ट जी का पर्सनल भी मेकअप कर रहा था और पूरे कंडीशन का भी मेकअप सबका मैं ही कर रहा था। तो उस दौरान में भी एक हादसा हुआ था कि पूजा जी का एक्सीडेंट हो गया था कुछ कार की वजह से, और हमारी शूटिंग थी नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे वो सेट पे आए तो उन्होंने कहा अमित देखो यार ऐसे ऐसे मेरा चेहरा हुआ है तो हम इसको कैसे शूट कर पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, बोले अमित तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तुम इसे छुपा सकोगे, कवर कर पाओगे तो हम शूटिंग करेंगे, नहीं तो फिर आज की शूटिंग होगी नहीं। और ऐसा लगता था ना कि जब शूटिंग नहीं हो तो कम से कम 200-300 टेक्नीशियनों का भी छुट्टी हो जाएगी, सबकी छुट्टी होएगी, तो एक प्रेशर भी था मेरे पे। मैंने कहा चलो ठीक है मैं करता हूँ। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई आपको पहले डॉक्टर से तो ये करो कि हमारे प्रोडक्ट का कुछ रिएक्शन ना हो आपके चेहरे के ऊपर, इस चोट के ऊपर। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने उनको एक कुछ लिक्विड दी थी, बोले ये मैंने को अप्लाई करने बोला है चोट के ऊपर, अगर ये मैं अप्लाई कर लूंगी तो उसके बाद मैं मेकअप वगैरह कर सकती हूँ। तो मैंने उनको मेकअप किया, मेकअप से पूरा जितना भी चोट वोट लगी थी सब कवर की और अच्छी तरह से कवर हो गई। तो बड़ी खुश हुई, बोले हाँ नहीं नजर तो नहीं आ रही कोई चोट। फिर भी हमने मॉनिटर वगैरह देखा क्योंकि टीवी का कैमरा थोड़ा सा, तो चेक किया तो कहा कि हाँ ये अच्छा है, ये नहीं कवर हो रहा है। वो आपका परफेक्शन। जी परफेक्शन। और दूसरा उसके प्रोड्यूसर का विश्वास, उस टाइम हमारे प्रोड्यूसर थे विपुल शाह जो ऑप्टिमिस्टिक्स प्रोडक्शन हाउस है, वो प्रोड्यूसर थे, उनसे अच्छे रिलेशन, अच्छे व्यवहार था उनके साथ में। तो उनको भी ट्रस्ट हुआ कि हाँ भाई हमने एक सही मेकअप आर्टिस्ट को रखा हुआ है। क्या बात। आपके अनुभव जो हैं वो काफी हैं और आपके अनुभवों का लाभ जो है आपसे जुड़े हुए लोगों को भी मिले, आपका व्यवहार का लाभ भी उन्हें मिले, और आप जैसे कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव जो आप फॉलो भी करते हैं, इस अपने साथ ताउम्र आप रखें, ये हमारी कामना है। तो क्यों ना ये गाना जो है जी हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें। प्लीज सर। रात अखियां नूं बस तू ही दिसदा है, तू ना दिखे तो जी नहीं लगदा मेरा, दिल दी जगह तू ही पल पल धड़कता है, भूल के भी यारा तू नहीं हो ना जुदा, हकदार तेरा हूँ हर बार तेरा हूँ, अब लूं जन्म चाहे मैं 100 दफा, दुनिया सारी छड़ के चले तेरी रावा तेरी गलियां, तेरे सदके सब मैं हारिया, जिस दिन से तू सानू मिलिया मैं तेरे पिछे पिछे तुरिया, तेरे सदके सब मैं हारिया। मुझसे हजारों हैं तुझसा नहीं कोई, मैं हूँ सितारा तू चन्ना मेरा, मैनू खुदा तेरी अखां च दिसदा है, कीवे करा तेरा मैं शुक्रिया, जिस दी नहीं राता है वो सवेरा तू, बदले कदे भी ना मौसम तेरा,
खुशियाँ तेरी मैं गम रखिया मर जाना मैं जे तू रुसिया तेरे सदके सब मैं वारिया रिश्ते सारे नाते छड़िया सब है लारे तू ही सच्चिया तेरे सदके सब मैं वारिया सजदा तेरा है दम गए तेरा तुझ पे लुटा दूं मैं ये जिंदगी बाकी बस नाल तेरे में हंसती रवा तू इश्क मेरा है मैं प्यार तेरा हूँ ता जिंदगी तो रहेगा जड़ा तुझ में अब से मेरी दुनिया तेरे लम्हा भी सदियां तेरे सदके सब मैं वारी जिस दिन से तू सानू मिलिया मैं तेरे पिछे पिछे तुरिया तेरे सदके सब मैं वारिया। अच्छा ये बताइए हमें, ये जो आपने बताया बहुत सारे जो एक्टर्स हैं जो लोकप्रिय अभिनेता हैं अभिनेत्रियां हैं सभी के आपने मेकअप किए हैं, तो कौन सा जो स्किन टोन जो है आपको पर्सनली सपोर्ट करता है आपके काम को अच्छा करने के लिए, जो स्क्रीन पर अच्छा दिखता है, और वो कौन से कलाकार हैं जिनके ऊपर मेकअप आपने किया और आपको स्वयं भी ऐसा लगा कि ये हुई बन्ना बात? नहीं सर, हमारे लिए ना हर दिन एक चैलेंज ही है, और चैलेंज आपको मालूम है सर, जो कलाकार होते हैं उन्हें चैलेंज पसंद है, उन्हें सिंपल चेहरे पसंद नहीं। मुझे याद है जब मैं कोयल जी के साथ कर रहा था तो उन्होंने एक फिल्म साइन की थी 10 ml लव। अच्छा। जो फिल्म रिलीज भी हुई, इसमें रजत कपूर साहब भी थे। भेजा फ्राई के बाद की शरद कटारिया जी जो भेजा फ्राई के राइटर थे, उन्होंने प्रोड्यूस भी की थी और डायरेक्टर भी वही थे। उन्होंने वो फिल्म साइन की थी कोयल जी ने, तो कोयल जी ने बोला था कि अमित मैंने बोल दिया है कि तुम मेकअप करोगे उस फिल्म का। मैंने कहा ठीक है। फिर शरद जी से मेरी बातचीत हुई, बोले ऐसा ऐसा है अमित जी कि हम इसमें किसी को भी पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट अलाउड नहीं कर रहे हैं, तो आप ही को सबका करना है। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं। तो उन्होंने कहा था कि तारा शर्मा जी उस फिल्म में हैं, तो तारा जी कह रही हैं कि वो अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट लाएंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं आप करो। मैंने कहा ठीक है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कर देता हूँ। कोयल जी ने भी फिर तारा से कहा कि तारा जी एक काम कीजिए, आप एक बार अमित से मेकअप करवा लीजिए, आपको नहीं पसंद आएगा आप अपना पर्सनल ले आइए। तो ठीक है बोला, एक बार लुक टेस्ट कर लेते हैं। बोले ठीक है। तो एक बार लुक टेस्ट हुआ। तारा शर्मा जी से मेरी पहली मुलाकात हुई, बहुत ही ज्यादा अच्छी है तारा जी भी, कोयल जी भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा उनके साथ भी काम करने का। तारा जी ने कहा कि ठीक है, बोले देखो मैं ऐसे ऐसे है, उन्होंने कुछ अपनी चीजें बताई मेकअप के, अपनी स्किन के बारे में कुछ बताया, मैंने उनसे सुना। मैंने कहा ठीक है। तो उनके सुनने के बाद मैंने कहा कि मैं करूँ शुरू कर। बोले हाँ अमित जी कीजिए। तो मैंने उनका मेकअप शुरू किया। हार्डली मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट हुए होंगे। 10-15 मिनट में मैंने कहा डन। बोले हो गया? मैंने कहा। तो उनका कैरेक्टर, उनका फ्रेंड का कैरेक्टर था, बहुत ज्यादा लाउड मेकअप था नहीं, बहुत नॉर्मल सा और बहुत सेटल सा मेकअप था। और उनकी स्किन इतनी अच्छी है, खुद भी दिखने में इतनी खूबसूरत है, उनके चेहरे पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर मेरा मेकअप हो गया। तो बोले अरे इतना जल्दी हो गया अमित जी? बोला आप देख लीजिए, अगर आपको इसमें कुछ खराब लग रहा है, कुछ सही नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइए तो मैं वो करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं डन है। और मैंने सर पूरी फिल्म में उनका मेकअप किया। उन्होंने पर्सनल मेकअप में अपना लाया ही नहीं। वाह। और यहाँ तक कि उसके बाद उनके जो पर्सनल शूट आए थे, मैगजीन के शूट थे, कुछ मैगजीन के शूट के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। बोले अमित आप फ्री हो, मेरे लिए आप आओगे, मेरे मैगजीन का शूट है, मुझे मेकअप करना है, आप कर दोगे? मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा। उसके बाद मुझे याद है दूल्हा मिल गया उनकी एक फिल्म थी, उसके लिए भी उन्होंने मुझे बुलाया कि अमित मैं ऐसे ऐसे एक दूल्हा मिल गया फिल्म कर रही हूँ, तो उसमें आप मेरा मेकअप करने के लिए आ जाओगे? मैंने कहा बिल्कुल आ जाऊंगा। तो शाहरुख जी थे उसमें, सुष्मिता जी थी, तो उसमें भी मैंने तारा जी के साथ काम किया।
तो इस तरह से काम मिलते गए, लोग जुड़ते गए, अच्छे लोग जुड़े, अच्छे लोग मिले, अच्छा काम हुआ, अच्छा सब कुछ हुआ, तो बस सब कुछ और अच्छा ही होगा, हम ऐसी उम्मीद भी करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं। जी। अभी आने वाले दिनों में आप किस तरह के काम से जुड़े हुए हैं और जो इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, ये जरूर कहिए। जी बिल्कुल कहेंगे इसके बारे में, लेकिन इसके पहले ये बहुत सारी चीजें अभी तक जो थी ना, कि मेरा मानना ऐसा था कि आप अगर अच्छे हैं और अच्छे लोगों के साथ जुड़े हैं, डेफिनेटली आप अच्छा काम करोगे। कुंवारे थे, कुंवारे से शादी हो गई, शादियों से बच्चे हो गए, बच्चों से अब बच्चों की परवरिश हो गई, तो ऐसा इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ मुझे दिया है। तो बच्चे जो हैं वो अभी आपकी फील्ड से जुड़ रहे हैं या कुछ और करना चाहते हैं? देखो, मेरा बड़ा बेटा है दर्श कच्छावा, है ना, तो उसको ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो बोला इसी फील्ड में मुझे जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, पर आज की तारीख में इंस्टीट्यूट बहुत है। मैंने कहा सर, तो मैंने उनसे फिल्म का इंस्टीट्यूट का कोर्स ज्वाइन करवा दिया। आज वो कोर्स कर रहा है और काफी हद तक डिजाइनिंग, एडिटिंग वो खुद कर भी लेता है। वाह। क्योंकि जब मैंने कहा ना आपको सर, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है उसे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं ना कहीं से सीख ही लेते हैं। क्या बात। तो उसे बचपन से उस चीज में इंटरेस्ट रहा है, तो उसने भी अपना जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस चीजों से देख देख के और चीज करके ऑलमोस्ट वो 70% के आसपास सीख चुका है। लेकिन क्या है, बिना सर्टिफिकेट आज वैल्यू नहीं है, डिप्लोमा करना जरूरी है, तो कोर्स करना जरूरी है। इसलिए मैंने उसे उस कॉलेज में एडमिशन दिया और वो आज उस चीज की तैयारी कर रहा है। और दोस्त ऐसे बने, मुझे याद है 2005-06 की बात होगी, जब मैं कुछ फ्रेंड से मिला, तो मेरे फ्रेंड्स स्ट्रगल टाइम था उनका, स्ट्रगल कर रहे थे इंडस्ट्री में। विजय मनोचा, अर्जुन नारायण, कमल चतुर्वेदी, मनीष माथुर, तो ये एक ग्रुप था जो साथ में रहते थे और स्ट्रगल कर रहे थे उन जमाने में। तो उस जमाने में मेरी उनकी मुलाकात हुई। उस जमाने में मैं अच्छा खासा काम कर रहा था, बहुत बिजी था। कुछ इनके काम होते गए, कुछ इनके रेफरेंस होते गए। जैसे लंदन से एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो मनीष माथुर के थ्रू से आए थे यहाँ, जिनको यहाँ इंडिया में कुछ काम करना था। तो मैंने उस टाइम में उनको, कली जी नाम था, उनको इंडिया में उनके लिए काम करके दिया। 2007 या 2008 की बात होगी, मई में। तो उन्होंने भी मुझे एक बहुत अच्छे से अप्रिशिएट सर्टिफिकेट दिया। और लंदन की मेकअप आर्टिस्ट का सर्टिफिकेट भी बहुत मायने रखता है। तो मैं मनीष माथुर जी को और कली जी को उसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया और मुझे मेकअप आर्टिस्ट में एक स्टेप और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिला। ये हम चार ग्रुप में आज भी हैं, आज भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती सर, महीनों महीनों बातें नहीं होती सर, लेकिन एक मैसेज आ जाता है तो तसल्ली होती है कि आज भी हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरे यही अपने मुंबई में एक मीरा रोड नाम का जगह है, वहाँ रहते हैं साई बोधा जी। वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। बहुत टाइम में उन्होंने अच्छे बुरे वक्त में बहुत साथ दिया है सर। और क्या है, दोस्त होना और पुराने रिलेशन होना, मैं सोचता हूँ एक अच्छे आदमी की पहचान है सर। दोस्तों में नाराजगी ना हो तो दोस्त नहीं होते ना सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक हमारा पुराना गीत है वो याराना का, बोले ओ बोले दोस्ती पर है वो पूरी उठा जग याराना। छूटा रूठे यार को मना दे। भोले ओ भोले, वो रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले, वो बिछड़ा तो कसम से फिर मैं न जी सकूंगा, मेरे भोले तेरे जैसे मैं जहर न पी सकूंगा। जिस मुंह में वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी,
जिस्म हूँ मैं वो जान है मेरी, उसको नहीं पहचान है मेरी, प्यार मेरा तू जाने मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। भोले ओ भोले, क्या होगा फिर तेरा गौरी जो रूठ जाए, शंकर तेरे माथे का चंदा जो टूट जाए, डम 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 रूना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे, डम 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 रूना बाजे, बम 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 फिर तू ना नाचे, यार अगर ना माने मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे। गीत के पहले हमने आपसे पूछा था कि आगामी जो योजनाएं हैं आपकी वो क्या हैं, और साथ ही साथ आप हमें अमित जी ये भी बताइए कि जो नए लोग आए हैं, जो नए लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो आपकी फील्ड है, मेकअप आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफर जी। हाँ, आने वाले जनरेशन के लिए देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि जिस भी फील्ड में आपको जाना है एटलीस्ट उसका डिप्लोमा आप कर लीजिए। आज इतने इंस्टीट्यूट हैं कि सीख लीजिए। आने वाला समय में मेरा भी वजह से मैंने अभी एक कानपुर में बहुत अच्छी सी बैच लगाई थी। मेरे कानपुर के मेरे ही साथ में काम करने वाले समीर सलमानी जी थे, फिर आमरीन खान जी थी, उनका बहुत टॉप मोस्ट सलून में से एक माना जाता है। उनके साथ में भी मैंने कानपुर में भी मैंने एक मेकअप का बैच लगाया था, जिनको लोगों को मेरे बैच सिखाया था। मैंने बहुत अच्छी सी कोशिश की और मेरे स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीख भी गए। तो वो ऑलमोस्ट 25 डेज की बैच थी। तो मेरे स्टूडेंट सर थोड़े से ऐसे थे कि सर हम सीख जाएंगे 25 दिन में। मैंने कहा देखो, सीखने की मैं बात करूं तो सीखने के लिए पूरी लाइफ भी कम है, मैं भी अभी तक सीख रहा हूं, लेकिन 100% आपको सीखते रहना है। लेकिन कैसे मेकअप होता है, क्या मेकअप होता है, उसका नॉलेज आपको हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 12 दिन तो सिर्फ सर मैं बोलता रहा, वो नोट्स बनाते रहे। बोले सर ये फिर हम मेकअप प्रैक्टिकल सीखेंगे कहाँ? मैं बोला इसमें कोई तकलीफ आ रही है आपको नोट्स बनाने में? बोले नहीं नहीं सर, इसमें तो हमको कुछ नहीं, जो समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। 13वें दिन मैंने उनको एक दिन की छुट्टी दी और मैंने कहा कल आराम करना, परसों से आना, तुम्हारा काम शुरू करो। परसों सब आए, मिरर के सामने पूरा मेकअप का सामान रख दिया। सब मेरे स्टूडेंट आके बैठे, उन्होंने देखा सामान रखा हुआ है मेकअप का, उन्होंने सब अपनी अपनी चेयर पे बैठो, हाँ, और मेकअप शुरू करो। बोले सर कैसे? बोले 12 दिन में क्या सीखा? Day 1 के नोट्स कहाँ हैं? बोले है सर, खोलो पढ़ो और शुरू करो। सर वो खुद हैरान थे कि उन्होंने परफेक्ट मेकअप किया पहली बार में। क्या बात, आपका ये जो तरीका है बड़ा ही इनोवेटिव है। सर वो उनके दिमाग में आ चुका था, 12 दिन के अंदर सब सुन सुन के उनके दिमाग में आ चुका था कि पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, करना क्या है क्या नहीं, और वो चीजें उनको सामने दिख रही थी। सिर्फ उन्हें उठाना था और अप्लाई करना था। पहली बार में इतना परफेक्ट नहीं हुआ, हाँ। लेकिन उन्होंने अप्लाई किया। सिद्धांतिक रूप से भी आपको जानकारी जरूरी है, साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल भी, व्यावहारिक भी जरूरी है। उनको जब पूरी तरह से आपने 12 दिन में अपने जहन में बिठा लिया, और मैंने कहा ना कि सर वो इंटरेस्ट उनका था, मैंने तो अपने जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो शेयर की, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का मेकअप अलग होता है सर। ब्राइडल मेकअप अलग होता है और थिएटर मेकअप अलग होता है। तो वो सारी चीजें मैंने उन्हें बताई कि इंडस्ट्री के लिए, फिल्म के लिए, या जैसे आज के लिए भी फिल्में बनती है, रील के लिए भी बनती है, ओटीटी और के लिए तो अप्रूवल वगैरह लगता है, लेकिन हाँ। रील बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए कोई अप्रूवल नहीं लगता। खुद अपने लोग बनाते हैं, और आज इतने फेमस हो चुके हैं लोग के खुद के लिए भी मेकअप मैन बुलाते हैं। क्या बात। तो उसके लिए कैसा मेकअप लगता है, वो सारी चीजें डेफिनेशन इतने अच्छे से उनके दिमाग में बैठ चुका था। मुझे मालूम है सर, अपने हाथ से जो लिखता है ना वो कभी नहीं भूलता। तो मैंने उनको अपनी बुक्स या नोट्स या सिलेबस नहीं दिया। मेरे इसके लिए मैं थैंक यू करूंगा लॉकडाउन को सर, क्योंकि लॉकडाउन वाला जो समय था ना, उस टाइम में ऐसा था कि यार क्या करें, लेकिन मेरे पास ऐसा था कि यार समय कम है। तो उस टाइम में बैठ के मैंने ये मेकअप का अपना जो एक्सपीरियंस था ना, उसका मैंने एक सिलेबस तैयार किया कि आने वाले भविष्य में मैं लोगों को तो कैसे सिखा सकता हूँ, कैसे लोगों के लिए आसान कर सकता हूँ। तो ये समझ लीजिए कि एक
100-150 पेज की बुक बना ली सर मैंने, पूरा प्रॉपर सिलेबस बना के स्टार्ट से एंड तक। वाह। तो उसमें हर चीज की डिटेल लिखी है, तो कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, किस चीज से यूज करने से क्या हो सकता है, स्किन टोन कैसे पहचाने, स्किन का स्ट्रक्चर कैसे पहचाने, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, हर चीज के किस तरह से हम पहचान सकते हैं, किस तरह से हम जान सकते हैं, सारी चीजों को मैंने एक इतनी आसानी से उसको सिलेबस को बनाया कि मैं 10 से 12 दिन उनको सिर्फ बोल के बताऊं तो उनको समझ में आ जावे। 14 डे में जब उनका रिलैक्स माइंड हुआ और वो बैठे तो उनको खुद को याद था कि क्या करना है। उन्होंने प्रोडक्ट उठाया, शुरू किया। हाँ, फिर मुझे सिर्फ इतना बताना पड़ा कि बेटा इसको थोड़ा ऐसा ब्लेंड करते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं, इसको ब्रश से ब्लेंड करते हैं, इसको स्पंज से ब्लेंड करते हैं, इसको फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं। वाह। और ये था उनका प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से उन्होंने 4 से 5 दिन प्रैक्टिकल किया, सब फर्स्ट क्लास होने लगे। फिर सबने फोटोग्राफ शेयर करनी शुरू की, बोले सर ये मैंने मेकअप किया है। आज भी कॉन्टेक्स्ट में आज भी फोन करते हैं कि सर आपने हमें डेफिनेटली ये चीजें इतनी लाइफ की, मुझे लाइनर तक लगाना नहीं आता था लेकिन आपने मुझे इतना परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनाया। क्या बात है। आपका अनुभव जो है आपके स्टूडेंट्स को मिला है और आने वाले दिनों में जो है आप अपने ही अनुभव को लेकर और कुछ नया और बेहतर करें, ये हम विविध भारती की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपने अपनी बातें हमारे साथ, हमारे साथियों के साथ जो साझा की है, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अमित जी, इसी तरह से लोगों को सुंदर खूबसूरत बनाते रहें और दर्शनीय बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच श्याम जी, और मैं भी शुक्रगुजार हूँ श्याम जी आपका और विविध भारती के सभी कलाकार का, सभी संपर्क का, जो हम जैसे टेक्नीशियनों को मौका देते हैं अपनी बात रखने का और अपनी बात यहाँ तक पहुँचाने का। धन्यवाद। नमस्कार। यादों का सिलसिला। इस कार्यक्रम में अभी आपने मेकअप आर्टिस्ट अमित कच्छावा से जी श्याम की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग सुना। चुपके से सुन इस पल की धुन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। यादों का सिलसिला।